भावी बच्चों के भविष्य को सार्थक, सकारात्मक तथा कलात्मक रुचि जागृत करने के लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा थिएटर एक्सपर्ट के सहयोग से रंगमंच कला का शिक्षा में एक सफल प्रयोग किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। वैसे तो भारत सरकार ने सन 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया। इस शिक्षा नीति को हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से भी जानते हैं। इस शिक्षा नीति का मूल आधार ये है कि इसे मंचीय कलाओं के साथ में जोड़ते हुए पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा सके, जिससे कि बच्चों का बहुआयामी विकास हो सके। बच्चे जिस बातों को एक्सप्रेस करने में शर्माते थे, हेजिटेट करते थे, वो एक्सप्रेसिव हो गए। समाज में फर्क था, बस स्त्री पुरुष का नहीं, जातियों में भी बड़े थे लोग, ये भी कम नहीं। ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, ऊंची जाति के सितारे, व्यापारी और महाजन वैश्य थे हमारे। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। एंड वही जो रटते थे चीज़ों का, सबसे बेसिक चीज़ रटना ख़त्म हो गया। उनको कनेक्शन समझ आ गया कि अगर किसी चीज़ को रिमेंबर करना है, मेमोराइज करना है, तो साइकोमोटर स्किल होती है। लाइक जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, उसमें हम थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, हम सीधा गाड़ी चलाने पे आते हैं। उसमें हम पहले पढ़ते नहीं है कि अच्छा ये स्टीयरिंग होता है, ये कार होता है। तो बच्चों को ये भी समझ आया कि थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल का मिक्सअप कैसे होता है। थिएटर इन एजुकेशन जो है डेफिनेटली ये हेल्प करेगा बच्चों की लर्निंग में, बच्चों को मेमोराइज कराने में और उनकी आउटपुट को इंक्रीज करने में डेफिनेटली इट विल हेल्प अस। मैंने सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। आप कोई भी चीज़ याद करते हो, लर्निंग रिलेट्स विद सम एक्सपेरिमेंट, सम एक्सपीरियंस। बिना एक्सपीरियंस के लर्निंग नहीं आती है। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए हिस्ट्री इसलिए चूज़ किया कि हिस्ट्री को भी एक्सपीरियंस के बेस्ड से कनेक्ट करके लर्निंग सिखाई जा सकती है। लाइक वो पढ़ रहे हैं इस ईयर में ये हुआ, वो रट्टा है, बट वो कनेक्ट कैसे कर रहे हैं उस चीज़ से, टू मेक इट अ एक्सपीरियंशियल थिंग। इसलिए मैंने हिस्ट्री चूज़ किया। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने जो हमारे स्कूल में बच्चों को लेके परफॉर्म कराया, और वो हिस्ट्री का एक चैप्टर उन्होंने जो लिया था, तो उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा, मतलब उनको एक तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता चल गए। लाइक कैसे पहले क्या टाइम पे सती प्रथा चलती थी, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशंस आई, किस तरह से फ्रीडम की लड़ाई लड़ी गई, और उसमें किस किस ने क्या क्या रोल निभाया, किस किस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, जो हमारे ये सारा कुछ बच्चों को बड़ा सीक्वेंस से याद हो गया। बहुत अच्छा मुझे लगता है। इसका जब टेस्ट होगा इस चैप्टर का, तो बच्चों का इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। उसमें जब बच्चा डायलॉग्स याद कर रहा है, उसको बिना कुछ देखे उसने टैगोर थिएटर में परफॉर्म करना है, तो अब उन चीज़ों को उसने अपने जीवन में ढाला, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आया। और एक सब्जेक्ट में नहीं, खाली सोशल साइंस की बात नहीं, इंग्लिश में, मैथ्स में उसने उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत अच्छी कोशिश की है, और इम्प्रूवमेंट दिख भी रहा है बच्चों का। टीचर से बात हो रही थी, बेसिकली तो सब्जेक्ट टीचर से ही बात हुई, जिस सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया, कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। पहले मैंने टीचर का पर्सपेक्टिव समझा कि हर चैप्टर के एंड में इवोल्यूशन होता है। सो आप इस चैप्टर का ओवरऑल इवोल्यूशन क्या देखते हैं बच्चों में। सो उनका भी पर्सपेक्टिव वहीं तक लिमिटेड था जो पैटर्न बना हुआ एजुकेशन तक। बट जब उनसे मैंने डिस्कस किया कि जो आपके पीछे क्वेश्चंस भी हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, जबकि एग्जाम में लिखने के लिए आप उसको 2 नंबर में वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर वो चीज़ शुरू की बच्चों से डिस्कशन। तो उन्होंने ये पाया कि नाउ बच्चे बात कर पा रहे हैं, बच्चे उस चीज़ पे विचार कर पा रहे हैं। तो वो दायरा, डिस्कशन का दायरा खुल गया बच्चों का। ए ई आई ओ यू। पहले मैं बहुत धीरे बोलती थी और मेरे को बोलने में काफ़ी शर्म आती थी। लाइक इंट्रोवर्ट हूँ ना मैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी शर्म आती थी बोलने में, और लोगों से इंटरेक्ट करना, स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में बदलाव आया। बेसिकली तो मेरे को चैप्टर एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर में कोई बिल्कुल अच्छे से याद नहीं होते, लेकिन जब हमने ये किया उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगा, और वो उसके एक क्वेश्चन मेरे को अभी तक याद है, और मैं पेपर में उसके आंसर आराम से दे सकता हूँ। आई गेस ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर सारे चैप्टर्स, क्योंकि सब बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, कुछ को पढ़ाई समझ में नहीं आती है, चैप्टर्स टीचर्स की बातें नहीं समझ में आती है। अगर वो चीज़ हम ड्रामा के थ्रू करवाते हैं तो बच्चों को हर एक एक्ट उनको बहुत अच्छे से लर्न होगा, ताकि मैम आगे से क्वेश्चन पूछते ही उन बच्चों के मुंह पे आंसर आ जाए। जो बच्चा पहले शाई नेचर का था, वो अब अपनी बात को खुल के रखने लगा है।
अपनी एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप उसने जो है रखना सीख गया है। अब वो सारे सोपान जानता है उसको कैसे करना है। ज़िंदगी को जीने की जो कला उसने 30 दिन में सीखी है वो आप ठीक ढंग से वो निभा पा रहा है। बच्चे पहले थोड़ा सा हेसिटेंट थे बोलने के लिए, स्टेज फियर था, उसमें ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल आया। तो किसी भी एक लेवल पे व्हाट आई फील इज़, किसी भी लेवल पे अगर कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है तो आपकी पर्सनैलिटी को वो मल्टीपल पार्ट्स में वो इम्प्रूव कर देता है। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। उन बच्चों को पहली बार देखो इतनी बड़ी स्टेज मिली। सबसे बड़ी बात तो हम धन्यवादी हैं चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के, इन बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। दूसरी बात, बच्चों को पता लगा कि ये आखिर चंडीगढ़ की सबसे बेहतरीन जगह है और यहाँ पर हमने कैसे परफॉर्म करना है। इन फ्यूचर भी बच्चे तैयार हैं वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए और बहुत ज़्यादा खुश हैं। सामाजिक विज्ञान की किताब से अध्याय नंबर 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार। क्या आपने कभी सोचा है? क्या सोचा है? अरे पहले सुन तो लो कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी। आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं और वोट डाल सकती हैं। 200 साल पहले हालात इतने भिन्न थे कि ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में करवा दी जाती थी। औरतों और देश के विभिन्न भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। चुप, अभी तो और सुनो। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। रुद्र का पूजन करते 11 रुद्र का पूजन करते 11 रुद्र का पूजन करते 101 महादेव बनावे 101 सिद्धनाथ बनावे हाँ बिल्कुल सही कहा। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का यह मानना था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। चलो चलो चलो, व्यापार का समय हो गया है। फिर काश्तकार, बुनकार व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी के उनके सबसे निचले पायदान पर पाई जाने वाली जातियां तो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां इन निचले पायदान पर खड़ी जाति के लोगों को अछूत मानती थी। चलो निकलो से। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। चलो 19वीं सदी की शुरुआत से हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहसा और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। पर्ची पे महत्वपूर्ण विचार छपे हैं, पर्ची पे महत्वपूर्ण विचार छपे हैं, पर्ची पे महत्वपूर्ण विचार छपे हैं। पहली बार किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और तस्वीरें छप रही थी। उनमें से कई सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहर में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं पर चर्चा होती रहती थी। यह चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी और इसी तरह के एक सुधारक थे राजा राममोहन रॉय। समाज में परिवर्तन लाने और अन्यायपूर्ण
फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाले ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति के नेतृत्व में घर घर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी के पढ़ना नहीं सीखा। 19वीं सदी के आखिरी में आरएस समाज द्वारा पंजाब में ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़के के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारतीय कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिला अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बहुत अन्याय हो चुका। अब महिलाएं घर पे कैद नहीं रह सकती। अब समाज को बदलने की जरूरत है। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। जी आपा, मेरे हिसाब से हर महिलाओं के लिए लिखना चाहिए, जिससे वो उन्हें पढ़कर प्रोत्साहित हो। हाँ, हमें महिलाओं के लिए लिखने की जरूरत है। जब महिलाएं ही महिलाओं के बारे में लिखेंगी तो इससे बाकी महिलाएं प्रोत्साहित होंगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई। जैसे भोपाल की बेगमों ने लड़कियों के लिए अलीगढ़ में प्राथमिक स्कूल खोले। उनमें से ही एक महिला थी जैसे हिंदू समाज के लोग महिलाओं को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, इसी तरह हमें भी मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करने का काम करना होगा। मेरा मानना है कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। भला ये भी कोई बात हुई, परंतु मेरे होते ऐसा कभी नहीं होगा। हम सभी मिलकर महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय खोलेंगे, उन्हें भी शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति देंगे, जिससे कोई भी जाति व समुदाय का व्यक्ति उन्हें निचले दर्जे का ना समझे। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए, और उन्हीं में से एक थी पंडिता रमाबाई। क्या आप भी हैं पंडिता रमाबाई? जी कहिए। पंडिता रमाबाई, हम बहुत परेशान हैं। क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्यों, क्या हुआ? हम विधवा हो गए, बहुत नुकसान नहीं है। हमें रोज प्रताड़ित किया जाता है। हमारे ससुराल वाले हम पर रोज अत्याचार करते हैं। बस अब हमसे और अत्याचार नहीं झेले जाते। शायद मरना ही हमारा भाग्य है। पुरुष और महिलाओं के बीच तो सामाजिक फर्क बढ़ते ही जा रहे हैं। हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। मैं ऐसी कई विधवा महिलाओं से मिली हूँ जो अपने ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही हैं। हमें इस विषय पर काम करना होगा। मैं पंडिता रमाबाई आज पूना में इस विद्यागृह की स्थापना करती हूँ, जहाँ इन महिलाओं को पढ़ा दी जाएगी और ऐसी चीजें सिखाई जाएगी जिनसे अपनी रोजी रोटी चला सके। इन सब बातों से सुनी बात तो हम क्या करें? भारत में बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादी बोले मेरा बेटा हमारे देश में उन्हें गुस्सा आ रहा है। अब खुला सारी का हमारे हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, इससे हमारी हिंदू संस्कृति नष्ट हो रही है और पारंपरिक संस्कृति नष्ट हो रही है। सही कहा, हमें हमारी संस्कृति को बचाना होगा। अभी जब अंग्रेज लोग छत्तीसगढ़ में मॉडर्निज्म बना रहे हैं, क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी प्यारी नहीं जितनी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी हो? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीजों से बनी हो, मानो मैं दूध या चट्टानों या जंगल के लोहे से बनी हो और तुम और तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने से बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है जब एक औरत का पति मरता है तब न्याय आता है, उसके लहराती बाल साफ कर देता है। वे शादी, ब्याह, आवागमन और शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दी जाती है, जहाँ दूसरी विवाहित महिलाएं जाती है। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है। भागी है। उसका चेहरा नहीं देखा जाता। शुभ होता है। 20वीं शताब्दी में जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेताओं ने महिलाओं की अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। अरे रुको रुको रुको, ये क्या हो रहा है? इतिहास में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी? मेरे अंदर बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं। अरे चुप, इस वक्त सबसे जरूरी सवाल मेरा है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो हमने महिलाएं और उनमें सुधारों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन जाति और उनमें सुधारों के बारे में कब बात करेंगे? दीदी हाँ, मुझे जानना है। इस चैप्टर के बारे में मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, जल्दी बताओ। और रुको रुको, शांति, बताता हूँ। अभी तक हमने इन समाज सुधारकों का जिक्र किया है, जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुले और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे
नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि
20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें धन, शिक्षा या प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका कहना था कि ब्राह्मण तो उत्तर से उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की। उन्होंने सतत ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। इसी आंदोलन में एक और महान नेता थे, पेरियार। ईवी रामास्वामी नायकर। जी हाँ, पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु एक दिन अरे क्या हुआ भाई? दावत में तो जाति के साथ बैठना था और एक जाति के साथ फिर बैठते थे। चलो बेटे रुकिए, ये कैसे बना है? जातीय भेदभाव और वो भी हमारी पार्टी में। माफ कीजिएगा, परंतु जहाँ जातीय भेदभाव है वहाँ का पेरियार कभी नहीं होगा। मैं ईवी रामास्वामी नायकर आज इसी वक्त ये पार्टी छोड़ता हूँ। मेरा मानना है मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली भाग अछूत ही है जिन्हें मानना ने अपने अधीन कर लिया है। सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर शत्रु मानते हैं और इसलिए सामाजिक समानता के लिए हर धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। मैं हिंदू के पुराणों के कथन आलोचक खासतौर से मनु द्वारा रचित भगवद गीता और रामायण के कथन आलोचक। उनका कहना था ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। दानव कुत्तों जैसे शब्दों के अमृत के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतलियां बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार भी दिया जा चुका है और अब वे अपने पतियों के घर का हिस्सा है। यह संस्कृत से हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। यह दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं की भाषाओं, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच आत्ममंथन और आत्मलोचन जैसी प्रक्रिया शुरू हो गई। हमारी पार्टी को इन पेरियार जैसे लोगों से बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए हमें हमारी पार्टी को बचाने के लिए और हमारी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठित करना चाहिए। हमारे संग लोगों इन नायक जैसे लोगों का सख्ती से विरोध करना होगा ताकि हमारे जातीय व्यवस्था में कोई आंच नहीं आ सके। सही कहा। जिन बातों को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली है उसे मानने से ये भला कैसे इनकार कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चल रहे हैं और वह आज भी जारी है। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है, एक इतनी इज्जत क्यों है, एक इतनी जिल्लत क्यों है। धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी कि चंडीगढ़ संगीत नाट्य एकेडमी वालों ने हमारे स्कूल को चूज़ करके उसमें अपॉर्चुनिटी दी बच्चों को, और जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनके पेरेंट्स दे वर वेरी हैप्पी, बहुत एक्साइटेड थे, आए। नहीं तो कई बार हम देखते हैं बच्चे पेरेंट्स जो हैं पीटीएम पे ही कम आते हैं कई बार, लेकिन उस दिन पेरेंट्स विद फैमिलीज़ अपने गए हुए थे और रिलेटिव्स को भी लेके गए हुए थे, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। बच्चों ने सीखा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। तो अगर थोड़ा लेट इम्प्लीमेंट होता तो आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस लेवल लेट में इंक्रीज़ होता, अब जल्दी हो गया। तो आई एम हैप्पी कि वो बच्चों का परफॉर्मेंस बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पे भी उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी बेटर वे में। बच्चों को थिएटर के माध्यम से विषय पढ़ने में बहुत रुचि है और उन्होंने उस पाठ को, उस विषय को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया। इसके लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को सुदेश शर्मा जी, उनकी टीम तथा एक्सपर्ट्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स, बच्चे और उनके पेरेंट्स, सभी को वास्तव में मेरी तरफ से साधुवाद। शहर के सभी स्कूलों के प्राध्यापक, अध्यापक, बच्चों के अभिभावक
तथा विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की तथा सबने यह माना कि बच्चों के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए रंगमंच कला की प्रतिभा और इसका प्रशिक्षण होना यह अनिवार्य है।